आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी का मैं दिलीप जगवानी हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। आरक्षण संबंधी विधेयक पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 2 सप्ताह के भीतर राजभवन से मांगा गया जवाब। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेसी हमलावर जीवन बीमा निगम कार्यालय के सामने किया गया प्रदर्शन। बिलासपुर में भी शुरू हुआ निजात अभियान। नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने पुलिस का सामूहिक प्रयास। और धान खरीदने के बाद उसे नियत स्थान में पहुंचाना भूले अफसर, शासन को हुआ करोड़ों का नुकसान। आइए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को आरक्षण संबंधी विधेयक को लेकर सुनवाई की। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील कपिल सिब्बल राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में पैरवी करने पहुंचे। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राजभवन से 2 सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब मांगा है। आरक्षण बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में 2 दिसंबर 2022 को पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने राज्यपाल के पास भेजा है। करीब 2 महीने पूरे हो चुके हैं, मगर अध्यादेश में अब तक दस्तखत नहीं हुए हैं। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई सोमवार को हुई। मामले में पैरवी करने आए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत संविधान के विपरीत अध्यादेश को रोक कर रखा गया है। अध्यादेश रोके जाने से कई जरूरी कार्य प्रदेश में प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में राजभवन से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। 76% का जो रिजर्वेशन का बिल पास हुआ था, पारित हुआ था असेंबली से, अब तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया और संविधान के मुताबिक या तो वो उस पर अपनी अनुमति दें या न दें या राष्ट्रपति जी को रेफर करें। तो बैठे हुए हैं राज्यपाल जी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है वो तो कोर्ट तय करेगी। हमारे हिसाब से उनको इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, ख़ास तौर पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आर्टिकल 200 के तहत उनको या तो अनुमति देनी चाहिए या इनकार करना चाहिए या राष्ट्रपति जी को रेफ़र करना चाहिए, यही हमने कहा है। और उसके अंतर्गत कोर्ट ने नोटिस दिया है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो सेक्रेटरी हैं गवर्नर साहिबा के। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता और महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने ये बताया कि राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत 3 तरह के ही अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें या तो वे बिल हस्ताक्षर करें या बिल वापस करें या फिर राष्ट्रपति को प्रेषित करें। मगर मामले में तीनों ही प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए राज्यपाल ने राजनीतिक लाभ के लिए बिल को संविधान के विपरीत रोके रखा है। तर्क के बाद उच्च न्यायालय ने राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। इधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की हड़ताल को 15 दिन पूरे हुए। 6 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से नियमित करना शामिल है। कुन्हेर गार्डन में आंदोलनरत कार्यकर्ता सहायिका मांगों पर अडिग है। उधर केंद्रों में योजना का कार्य थम गया है। जिला स्तर पर हड़ताल को 10 दिन पूरे हुए। इससे पहले 5 दिवसीय हड़ताल के दौरान प्रदेश की आंगनबाड़ी सहायिकाओं कार्यकर्ताओं ने राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया था। संयुक्त संघ का कहना है, सरकार अपना वादा पूरा करे। महंगाई के इस दौर में मामूली मानदेय से घर चलाना मुश्किल है। सरकार की मातृ शिशु योजना को पूरी तन्मयता से क्रियान्वयन कर रही है, इसलिए उन्हें इसका वाजिब हक मिलना चाहिए। सरकार की ओर से सकारात्मक रुख अपनाए जाने तक हड़ताल जारी रखने का आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने मन बनाया है। आज तक हमारी मांग को पूरी नहीं किए हैं। जो अपने जन घोषणा पत्र में जो लागू किया था वो मांग आज 4 साल पूरे हो गए, अभी तक पूरा नहीं हुआ। और आज हमारा अनिश्चितकालीन 15वां दिन है, जिसमें कि हम बैठे हैं और जब तक हमारा को घोषणा नहीं करते मुख्यमंत्री जी, तब तक हम अनिश्चितकालीन में बैठे रहेंगे, चाहे जितना भी दिन हो जाए। दोनों ही सरकारों में अंतर मानती हूँ मैं तो। चाहे कोई भी सरकारें आती है, छोटे छोटे कर्मचारी मानदेय में कार्य करने वालों का शोषण ही करके जाती है।
आज तक चाहे कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा सरकार है, मैं नहीं कहना चाहती, मानदेय कार्यकर्ता को किसी ने नहीं समझा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किसी ने नहीं समझा। एक मानदेय में जो सरकारी काम कर रही हैं, शासन के अंदर के ही कार्यों को एक मानदेय कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं बहनें कर रही है। आज हम उसी की मांगों को लेकर यहाँ पर अपने न्याय के लिए बैठे हुए हैं। और हमने राजधानी में 23 से लेकर 27 तक जो महापड़ाव किया, उसके बाद हमने जिले में परमिशन लेकर 28 अनिश्चितकालीन धरने में आज हमारा 9वां दिन प्रदर्शन है और हम आगे भी इस धरना का प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज आप लोग हार गए हम लोग, तो फिर आगे लड़ भी नहीं पाएंगे। अब हम लोग के फिर मानदेय में भी वृद्धि भी नहीं होगी। अब लोग हार के बैठ जाएंगे हम लोग, तो फिर आगे के लिए भी हारते ही ऐसे दिखेगा हम लोग को। इससे अच्छा इधर हम लोग का मानदेय कट जाए 15 दिन का, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग को भी मानदेय बढ़ेगा। इससे हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे हैं और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जाएगा, तो चाहे 1 माह हो जाए, हम लोग यहीं कोनहेर गार्डन में बैठे रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म भोजन, उनका टीकाकरण, गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार प्रदान करना और सबसे जरूरी गर्भवती माता को मातृ वंदन फॉर्म जमा करने में मदद करना, जिससे कि उसे सरकार की नगद योजना का लाभ मिले, ये सभी गतिविधियां ठप है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। धर्मनगरी रतनपुर का मांगी पूर्णिमा मेला पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। वर्षों से यहाँ मेला लगाने की जो परंपरा है वो चली आ रही है। रविवार को इस मेले का शुभारंभ खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने किया। धार्मिक पर्यटन नगरी रतनपुर का 7 दिवसीय माघी पूर्णिमा मेला सैकड़ों वर्षों से आठा बीसा तालाब के तट पर लगता चला आ रहा है। रतनपुर के इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ लोक संस्कृति की अनुपम छटा आज भी दिखाई पड़ती है। इस दौरान आध्यात्मिक गतिविधि से पूरा नगर सराबोर रहता है। हालांकि विगत 2 वर्षों से कोरोना काल को देखते हुए कोई लोक संस्कृति का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। रतनपुर के इस मेले की शुरुआत खाद्य आपूर्ति एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने फीता काट कर किया। इसके बाद विभिन्न विभागों के लगे स्टॉल का उन्होंने अवलोकन किया। रतनपुर जो प्राचीन नगर है, धार्मिक नगर है, महामाया का नगर है, वहाँ पर मेला का आयोजन हो रहा है, माघी पूर्णी आदिवासी विकास मेला का। उसमें सम्मिलित होने के लिए आए थे और छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बने हैं, तब से लगातार किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, गोपालकों के लिए जो काम हो रहा है उससे सभी लोग उत्साहित हैं। रतनपुर का यह मेला महज पारंपरिक खाई खजाना की दुकान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इस मेले को मेल मिलाप का एक सशक्त माध्यम भी माना जाता है। मेले के पारंपरिक खाई खजाना में लाई का उखरा के बिना इस मेले को अधूरा माना जाता है। मेले का प्रसाद के रूप में लोग उखरा अपने घरों में ले जाकर चाव से खाते हैं। इसके अलावा इस मेले में पहले खेल, तमाशा, जादू, सर्कस, रामलीला, चारों धाम और रहचुल झूले की धूम मची रहती थी। मगर बदलते समय में मनोरंजन के विभिन्न साधनों में काफी इजाफा हुआ है, जिसमें रहचुल झूले का स्थान हवाई झूले ने ले लिया है। इसके अलावा इस मेले में विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक झूले की इंद्रधनुषी अनुपम छटा देखते ही बनती है। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानीकर की रिपोर्ट। अडानी कंपनी के शेयर औंधे मुंह गिरना केंद्र सरकार की नीति और नीयत का नतीजा है, ये आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया। बिलासपुर में धरना दे रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी चंदन यादव ने कहा, जनता की LIC में निवेश की गई बड़ी राशि का पूंजीपति मित्रों की मदद करने भ्रष्टाचार किया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे के बाद अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को लेकर मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। इस मामले को लेकर कांग्रेस का संसद से सड़क तक प्रदर्शन हो रहा है। उसने सोमवार को भारतीय जीवन बीमा निगम दफ्तर के सामने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर नियम विरुद्ध फैसला लेने का आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे के बाद गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह पर फर्जी लेन देन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद
अडानी समूह के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इसके विरोध में धरने में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव ने कहा, भ्रष्टाचार का बैलून फूटेगा, ये उनके नेता राहुल गांधी ने पहले बता दिया था। पूंजीपति दोस्त की मदद करने केंद्र की मोदी सरकार ने सोची समझी नीति और नियत से LIC में निवेश किया, जनता का रुपया डुबा दिया है। राहुल गांधी जी ने इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी और राहुल जी ने जो जो कहा है वो सच उतरी है। उन्होंने कहा था कि जो अडानी जी का ये पूरा क्रियाकलाप है ना, वो एक बबल है, ये फटेगा। अब वो देख रहे हैं कि आपके बीच आ चुका है। यही चीज़ राहुल जी और कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि किस तरह से मोदी सरकार अपनी नीति और नीयत दोनों से कुछ खास पूंजीपतियों के मित्रों को लेकर के पूरे चीज़ों को केंद्रीकरण कर रहे हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण है। पूरी तरह से मोदी सरकार इसमें लिप्त है। उसके नीतिगत फैसले जो हुए हैं, उन्होंने एक व्यक्ति के लिए उन्होंने पूरे मध्य वर्ग और LIC में किए हुए इन्वेस्टर्स की पूरी जिंदगी और उनके पसीनों की कमाई का आज आप देख रहे हैं किस तरह से उल्लंघन हो रहा है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। कहीं ना कहीं से किसी तरीके से उन्होंने नियम का उल्लंघन करके नियम का ताक पे रखते हुए कोई भी आप देख लें कि पूरी तरीके से ये जग जाहिर है। केंद्र सरकार पर हमलावर कांग्रेस नेताओं ने मंच से कहा, जनता का हितैषी वाला मुखौटा उतर चुका है। मोदी सरकार की कथनी और करनी का जनता फर्क जान गई है। उसके गाढ़े पसीने की कमाई लौटाई जाए। मगरपारा रोड में हुए धरना प्रदर्शन में जिला कांग्रेस शहर कमेटी के सभी पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, युवक कांग्रेस, महिला संगठन, NSUI और पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक सौ टीवी, बिलासपुर। केंद्र सरकार के खिलाफ धरना कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव ने कांग्रेस संगठन के स्थानीय नेताओं से चर्चा की। मुंगेली नाका सर्किट हाउस में मौजूद पार्टी नेताओं से बातचीत करते हुए संगठन के कामकाज और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव ने औपचारिक जानकारी ली। उन्होंने सरकार की प्रमुख योजनाओं पर चर्चा करते हुए इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने सलाह दी। शिरडी के साईं के जीवन पर आधारित 3D झांकी मुंगेली नाका ग्रीन पार्क मैदान में लगाई गई। साईं माउली परिवार के प्रयास की भक्तों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बाबा के जीवन दर्शन को दिखाती 60 कलाकृति शिरडी ट्रस्ट को भेंट की जाएगी। दिलीप दिवाकर पात्रिकर ने साईं बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा से प्रेरित होकर भक्तों को उनके जीवन का दर्शन कराने ये झांकी साल 2018 में तैयार कराई थी। बिलासपुर वासियों को दर्शन कराने के बाद नागपुर, रायपुर, भिलाई, जमशेदपुर, अंबिकापुर, भटगांव समेत 7 से ज्यादा स्थानों में साईं जीवन दर्शन का अनूठा प्रयास कोरोना संक्रमण फैलने से पहले ही पूरा किया था। मुंगेली नाका के ग्रीन पार्क मैदान में झांकी ने 5 दिन पूरे किए। इस दौरान यहां शिरडी के साईं की अनुकृति का रोजाना विधि विधान से पूजन किया गया। दर्शनार्थियों ने बाबा के जीवन प्रसंगों और उनके चमत्कारों का 3D इमेज देखा और इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। झांकी की परिकल्पना कर इसे साकार करने वाले शहर के पारिजात कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक दिलीप दिवाकर पात्रिकर ने बताया, सभी कलाकृतियों को बारीकी से तैयार किया है जिससे हर प्रसंग जीवंत लगे। बाबा के काल के जो भक्त हैं उनके चेहरे उसी अनुरूप में जिनके उपलब्ध थे चित्र, उनके अनुरूप उनके चेहरे बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, इनका बैकग्राउंड है प्रत्येक का एक विशेष अर्थ में जाता है कि जैसे यदि राम नाम का किसी ने जप किया तो बैकग्राउंड में बाकायदा श्री राम जय जय राम, और उस दौरान जो कविताएं अर्जुन भजनों का पाठ किया गया उनका वर्णन है। जैसे गया का उल्लेख है तो गया में विष्णुपदी जो है उसको दर्शाया गया है। सप्तशृंगी का उल्लेख है तो सप्तशृंगी देवी की प्रतिमा है। ऐसे ही दासगणु महाराज का उल्लेख है तो दासगणु महाराज का पोर्ट्रेट मेरे साथ में, स्वामी समर्थ का उल्लेख है तो स्वामी समर्थ का फोटो उसके साथ में। 3D इमेज वाली साईं जीवन झांकी का यहाँ आखिरी प्रदर्शन था। इसके बाद इसे हमेशा के लिए शिरडी ट्रस्ट को समर्पित किया जाएगा, जिससे वहां दर्शनार्थियों को इसका स्थायी रूप से दर्शन लाभ मिल सके। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक सौ टीवी, बिलासपुर। नशे के खिलाफ निजात अभियान चलाकर सुर्खियों में आए
आईपीएस संतोष कुमार सिंह ने बिलासपुर में भी इसकी शुरुआत कर दी है। सोमवार को आईजी बद्री नारायण मीणा, विभिन्न सामाजिक संगठनों, गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में निजात अभियान की शुरुआत की गई। आईपीएस संतोष कुमार जिस जिले में जाते हैं वहां इसके आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आईपीएस संतोष कुमार सिंह निजात अभियान के लिए छत्तीसगढ़ में पहचान बना चुके हैं। वह जहां जाते हैं नशे के खिलाफ निजात अभियान चलाते हैं। इसके पहले राजनांदगांव, कोरिया और कोरबा जिले में भी अभियान का असर देखने को मिला। नशा एक सामाजिक बुराई है जिसे पूरी तरह से मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन ऑपरेशन निजात जैसे प्रयासों से इसे काफी हद तक कम जरूर किया जा सकता है। सोमवार को बिलासपुर में निजात अभियान की शुरुआत हुई। लखीराम अग्रवाल सभागृह में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईजी बद्री नारायण मीणा रहे। विभिन्न संगठनों से आए लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण कर राज्य गीत के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आईजी बद्रीनारायण मीणा ने इस अभियान की सराहना करते हुए एसपी संतोष कुमार की तारीफ की और कहा कि इस अभियान का सार्थक परिणाम यहां भी देखने को मिलेगा। बिलासपुर पुलिस के द्वारा निजात अभियान का शुभारंभ किया गया, जो कि नशे के खिलाफ एक कार्रवाई भी है और जागरूकता का अभियान भी है। इससे न केवल नशे के जो सौदागर हैं उनको एक खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो इसमें एडिक्ट हैं उनको भी सहायता की जाएगी कि उनको कैसे उस बुराई से दूर लाया जाए। एक काफ़ी सराहनीय पहल है। मुझे उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में न केवल अपराधों में, नशे से जुड़े जो अपराध हैं उनमें कमी आएगी और लोगों के जीवन में भी सुधार आएगा। एसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि नशे के खिलाफ निजात अभियान का यह असर होगा कि नशे का कारोबार करने वाले या तो नशे का कारोबार छोड़ेंगे या तो वे जिला छोड़ देंगे। उन्होंने सभी से अपील की कि इस अभियान का हिस्सा बने और नशे के खिलाफ जारी इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएं। जिले में हम लोग जो अवैध शराब है, ड्रग्स, नारकोटिक्स है, उसके खिलाफ या कहा जाए तो पूरे अवैध नशे के खिलाफ एक निजात कार्यक्रम बिलासपुर पुलिस द्वारा किया गया। आज उसका आयोजन समारोह यहाँ रखा गया था, जिसमें आईजीपी बिलासपुर श्री बद्री मीणा सर और अन्य अतिथिगण, शहर के सभी गणमान्य नागरिकगण, विभिन्न संस्थाओं के लोग इसमें जुड़े हैं। ये एक कार्यक्रम ऐसा होगा जिसमें सभी लोग जो नशे के खिलाफ काम करते हैं उनको जोड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात, ये एक एक्शन एंड अवेयरनेस ड्राइव है जिसमें जीरो टॉलरेंस के तहत पूरे जिले में नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें समाज के सभी लोगों, सभी वर्गों का हम लोग आप बिलासपुर पुलिस की तरफ से आह्वान करते हैं कि वो इस अभियान से जुड़े। अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस IACP ने संस्थागत श्रेणी में अपराध निवारण में नेतृत्व के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के नशीली दवाओं और अवैध शराब विरोधी अभियान निजात का चयन किया। इस अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए एक वाहन का भी उपयोग किया जा रहा है, जिसमें इस अभियान से जुड़ी सभी बातों का उल्लेख किया गया है। कार्यक्रम में पुलिस के राजपत्रित अधिकारी, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर्स और नशा मुक्ति से जुड़े संगठनों के लोग शामिल हुए। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुंगेली में आपराधिक गतिविधियों में लगातार वृद्धि हो रही है। जिले के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दहशत फैलाने के उद्देश्य से शहर के भीतर 4 फरवरी की रात 3 जगहों पर मोटरसाइकिल जो है उसमें आग लगा दी गई। एक साथ 4 मोटरसाइकिल में आगजनी की इस घटना से जो है इसमें जो शामिल हैं वो आरोपी पकड़ लिए गए हैं। मुंगेली शहर में गाड़ियों को फूंकने का सिलसिला चल निकला है। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से लोगों में असुरक्षा की भावना पनप रही है। पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 4 फरवरी की रात मुंगेली बिलासपुर मुख्य मार्ग के किनारे खड़ी बाइक क्रमांक CG 28K 1007 में आग लगा दी गई। इसके बाद मुंगेली थाना सिटी कोतवाली से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर पुराना बस स्टैंड मेन रोड में
एक और मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही बदमाशों ने नगरपालिका स्कूल के पास खड़ी दिलहरण सोनकर की गाड़ी को भी आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक इन मोटरसाइकिलों को जलाने वाले चारों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। कल रात में करीब 11:15 थाने में सूचना मिली कि 3 जगहों पे अलग अलग 3 जगहों पे नगर पालिका के सामने, आपके पुराना बस स्टैंड में और महिमा हॉस्पिटल के सामने 4 गाड़ियों को किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी है। कहाँ के लड़के थे? ये लोकल के ही लड़के हैं, बाद में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से वो क्लियर हुए हैं। अभी तक जो बच्चे हमारे पकड़ में आए हैं वो नाबालिग हैं और अभी बाकी जो है वो हमारी हिरासत में है। प्रकरण की विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी कैमरे के अवलोकन से 4 आरोपियों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग और 2 बालिग पाए गए। थाना सिटी कोतवाली में धारा 435 के तहत कार्यवाही की गई है। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। नशे के सौदागरों पर शहर की पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। लगातार एक के बाद एक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। ताजा मामले में अवैध कफ सिरप बेचने की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मंझुआपारा निवासी आदित्य महिलांगे को पकड़ा और उससे 105 नग कफ सिरप बरामद किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। उधर सरकंडा थाना क्षेत्र में सार्वजनिक जगह पर चल रहे जुआ के 2 अलग अलग मामले में नगद 19,170 रुपए के साथ 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ पुलिस ने 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। आरक्षण संबंधी विधेयक पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 2 सप्ताह के भीतर राजभवन से मांगा गया जवाब। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेसी हमलावर जीवन बीमा निगम कार्यालय के सामने किया गया प्रदर्शन। बिलासपुर में भी शुरू हुआ निजात अभियान। नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने पुलिस का सामूहिक प्रयास। और धान खरीदने के बाद उसे नियत स्थान में पहुंचाना भूले अफसर, शासन को हुआ करोड़ों का नुकसान। तो ये थी हेडलाइंस। आइए बढ़ते हैं खबरों में। पिछले 2 साल से जिले के सभी धान संग्रहण केंद्र बंद हैं। यहां रखा करोड़ों रुपए का धान जिसका उठाव नहीं किया गया है, अब ये खराब हो गया है। कौड़ियों के दाम पर केवल शराब ठेकेदारों को अब बेचा जा सकता है। सरकारी अफसरों की लापरवाही से करोड़ों का ये नुकसान सरकार को उठाना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के धान संग्रहण केंद्रों में सैकड़ों टन धान सड़ने की खबर है। अन्न धान की यह बर्बादी तब हो रही है जब देश के एक वर्ग को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। यह हाल तब है जब छत्तीसगढ़ देश में धान के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है। राज्य के एक बड़े हिस्से में धान की बम्पर पैदावार होती है। किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिल सके, उनकी ज्यादा से ज्यादा फसल खरीदी जाए, इसके लिए सरकार और प्रशासनिक अधिकारी काफी मेहनत करते हैं। फसल खरीदी के बाद सभी का ध्यान धान उठाव से हट जाता है। यही कारण है कि खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल धान सड़ रहा है। संग्रहण केंद्रों में लगे काटा घर की मशीनें खराब होने लगी हैं। यहाँ काम करने वाले हमालों की भी रोजी रोटी छिन गई है, लेकिन इस ओर किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही है। विगत 2 वर्षों से 2 या 3 वर्षों से कांटा बंद है, क्योंकि संग्रहण केंद्र में धान नहीं आ रहा है और वहाँ जितने कर्मचारी थे वो भी मतलब जो वर्कर हैं उनकी ये स्थिति कि भूखे लाले पड़े हैं खाने के उनके, कि 2 वर्षों से काम नहीं है। और हम भी कांटा वहाँ लगा के रखे हुए हैं। हर साल टेंडर का समय आता है, साफ़ सफाई कैलिब्रेशन कराओ, और कैलिब्रेशन कराने में हमको कराते हैं साल भर। पानी में बिक के लोड सेल खराब होता है तो 50 से 60 हज़ार हर साल खर्चा आता है। आवक एक भी नहीं है, 50 हज़ार नुकसान है ना। शासन मार्केट ये भी नहीं बताती कांटा हटा लो आप। हर साल धान का जब चालू होता है खरीदी तो अब तैयारी कर लेते हैं और हमको बोलते हैं तैयार कर दो, ना कांटा हटाने दे रहे हैं न ले जाने दे रहे हैं। अभी जिले के सभी संग्रहण केंद्रों में खुले आसमान के नीचे आज भी हजारों टन धान आपको लावारिस हालत में दिख जाएगा। इनमें से ज्यादातर धान को लापरवाह तरीके से रखा गया है। उसके कैप कवर फट चुके हैं, वही कई जगह तो कैप कवर लगाए ही नहीं गए। नतीजतन धान बारिश में भीगकर सड़ गया है। जो धान ए कैटेगरी का था अब वही धान सी कैटेगरी में चला गया है।
करोड़ों के धान की ओर अधिकारी और सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को हमाल मजदूर संघ ने ज्ञापन सौंपा और अपनी पीड़ा से प्रशासन को अवगत कराया। लिंगियाडी से अलग होकर एक नया गोडाउन बिजौर में निर्माणाधीन है, जहां बाहर से हमाल और मजदूरों को लाकर काम कराए जाने की तैयारी है। इस बात की शिकायत लेकर पहुंचे विनोद मरकाम ने बताया कि हमाल मजदूर संघ के पुराने नेता बाहरी लोगों को लाकर स्थानीय की जो हितों की अनदेखी कर रहे हैं, उन्हें छला जा रहा है। पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को ही बिजौर में काम करने की प्राथमिकता दी जाए। मरकाम ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व श्रमिक नेता मजदूरों के साथ मारपीट और गाली गलौज तक कर रहा है। 300 मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। प्रशासन को इस मामले में उचित कदम उठाने जो है उसकी मांग की गई है। जो बाहर के जो व्यक्ति हैं उनको ला के यहाँ पर जो नए गोडाउन का निर्माण हो रहा है बिजौर गोदाम में, वहाँ के, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता तो जो पुराने यहाँ पर जो मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको पहले प्रायोरिटी दिया जाए। खास करके ये कि आज लॉन्ग रन जैसे महाबीमारी में आज संघर्ष करके आज हर गरीबों के बीच में आज भंडारण करवाए गए हैं। आज मजदूरों को आज वो अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये कि बिजौर जो स्थिति गोडाउन है वो लिंगियाडी गोडाउन से हटकर आज गोदाम बिजौर में जाएगा। लेकिन 300 मजदूरों का जो पेट रोजी का सवाल है, आज ये सबसे बड़े महाबीमारी के समस्या है। आज हमने कलेक्टर महोदय के पहले भी अवगत कराए हैं, आज भी अवगत कराने हम लोग आए हैं। निजी अस्पतालों को हर साल अपना लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता है। मार्च तक ये प्रक्रिया पूरी करनी है, लेकिन छूट देने के बाद भी कुछ नर्सिंग होम संचालक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर्याप्त समय देने के बावजूद 120 नए और पुराने नर्सिंग होम अस्पतालों का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हुआ है। उन्हें नोटिस जारी कर अंतिम अवसर दिया गया है। अब अप्रैल महीने तक लाइसेंस अपडेट कराना होगा। इसके बाद लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। नर्सिंग होम और के कुछ पुराने कुछ नए रिन्यूअल के लिए जो आए थे उसमें 80 लोगों का भी हुआ है अभी पिछले हफ्ता। बाकी जो है 120 के करीब हमारे नए और पुराने हैं जो हैं, उनमें हमने पर्यावरण, नगर निगम और फायर ऑडिट की, इनके लिए उनको लिखा है। वहाँ से एनओसी आ जाता है तो फिर इनकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी। मानसिक रूप से ग्रसित मरीजों की स्थिति पर तो अक्सर चर्चा होती है, लेकिन उनके परिवार वालों और संबंधितों के विषय में चर्चा करने कोई सामने नहीं आता। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि मानसिक रोगी के परिजन खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। सोमवार को सेंद्री के राज्य मानसिक चिकित्सालय में नर्सिंग की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए ये पीड़ा जो है दिखाई। प्रदेश के सभी नर्सिंग महाविद्यालय से जो वहाँ प्रशिक्षार्थी हैं वो 15 दिन और 1 माह के प्रशिक्षण के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा यहाँ के मरीजों के बारे में ज्ञान लिया जाता है। साथ ही वो यहाँ पर जागरूकता का कार्यक्रम भी करते हैं, जैसे कि वो मरीज के जो रिश्तेदार आते हैं या जो ओपीडी में मरीज आते हैं उनके समक्ष वो नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं। कभी कभी यहाँ पर रैलियाँ भी ग्राम स्तर पर निकाली जाती हैं। महामारी मुक्त राज्य बनाने स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। यही कारण है कि लगातार राज्य महामारी नियंत्रण के डायरेक्टर जिलेवार समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। बिलासपुर जिले में भी बुधवार को एक ऐसी ही बैठक होने वाली है, जिसमें विभिन्न ब्लॉक के बीएमओ और प्रोग्राम डायरेक्टर शामिल रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की वस्तुस्थिति और उसे पूरा करने जरूरी साधनों पर रायशुमारी की जाएगी। बुधवार को राज्य से डायरेक्टर सर आ रहे हैं, उन्होंने एक बैठक का आयोजन करने कहा गया, जिसमें चारों बीएमओ सभी प्रोग्राम ऑफिसर आएंगे। उसमें सभी को अपनी 2 महीने का पूरा जो टूर डायरी से लेकर कार्यक्रम की जानकारी अद्यतन लेकर उपस्थित होने कहा गया है, ताकि स्टेट लेवल पे हमारी जो समीक्षा की जाती है उसका हम सारे प्रोग्राम को अपने आगे बढ़ाएं। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर रविवार को फिर पथराव की घटना हुई। इससे कोच का शीशा टूट गया। अब तक इस ट्रेन में 10 बार पत्थरबाजी की घटनाएं हो चुकी है। इसके चलते आरपीएफ के अधिकारियों की नींद उड़ गई है। वंदे भारत ट्रेन रविवार को नागपुर से बिलासपुर के लिए रवाना हुई। यह ट्रेन दाधापारा स्टेशन पार ही की थी कि C9 कोच के सीट नंबर 20 के शीशे से किसी चीज की टकराने की तेज आवाज आई। इससे यात्री घबरा गए। उन्होंने देखा कि किसी शरारती तत्व ने ट्रेन पर
पत्थरबाजी की है। इससे शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। तत्काल ट्रेन को रोका गया। तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने उतर कर देखा, पर अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को इसकी जानकारी दी। जैसे ही वंदे भारत में पत्थरबाजी की सूचना आई, आरपीएफ में हड़कंप मच गया। इसकी एक बड़ी वजह ट्रेन में लगातार पत्थरबाजी होना है। जानकारी मिलने के बाद बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट की टीम घटना स्थल के लिए रवाना हुई। जिस तरफ से पत्थर मारा गया था उसके आसपास जांच की गई। इस दौरान 3 युवकों को मौके से पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ जारी है। दरअसल इस ट्रेन में अलग अलग सेक्शन में पत्थर मारने की घटना हो रही है। आरपीएफ यह समझ नहीं पा रही है कि शरारती तत्वों की करतूत है या फिर जानबूझकर ट्रेन को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, इस मामले में आरपीएफ जो है लगातार तलाश जारी कर रही है और जो पटरी के इर्द गिर्द लोग हैं उनको समझाइश भी दी जा रही है। ये सही बात है कि ये पत्थरबाजी की घटना लगातार हो रही है, परंतु हमारी आरपीएफ की टीम जो है इस मामले में लगातार जो गांव ट्रैक के नीचे गांव वाले साइड में रहते हैं उनको समझाइश दी जा रही है और साथ ही इस मामले में अपराध भी दर्ज किया जाएगा कि पत्थरबाजी की घटना जो है वो ऐसी न होने पाए आगे। ट्रेन के बाहरी हिस्से में 10 कैमरे लगे हैं। आरपीएफ कैमरे में कैद गतिविधियों से भी आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। जब से यह ट्रेन शुरू हुई है तब से लेकर अब तक 10 बार इस ट्रेन के अलग अलग कोच में पथराव की घटना हो चुकी है, जिसके चलते आरपीएफ की सुरक्षा कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर जोन से चलने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है, लेकिन मुख्य लाइन की जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं उनमें बर्थ को लेकर यात्रियों में मारामारी है। यात्री टिकट काउंटर पहुंच तो रहे हैं मगर उन्हें कंफर्म बर्थ नहीं मिल रहा। अमूमन मुंबई हावड़ा रूट की सभी ट्रेनों में 100 से अधिक वेटिंग लिस्ट चल रही है। इससे जो है टिकट यात्रियों को कंफर्म नहीं मिल पा रहा है। ट्रेन के भीतर का नज़ारा भी देखकर आप समझ सकते हैं कि यात्री किस कदर जो है कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना सफर पूरा कर रहे हैं। परेशानियां तो हर जगह है। बीच सड़क में धरना प्रदर्शन करने से राह चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोमवार को मगरपाड़ा रोड में LIC भवन के सामने कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस ने इंदू चौक और मगरपाड़ा चौक में वाहनों की आवाजाही बंद कर दी। इससे आने जाने के लिए लोगों को लंबा फेरा लगाना पड़ा। कहा गया कि शेयर मार्केट में लगे आम लोगों के रुपए डूब गए। इसके विरोध में कांग्रेस ने धरना दिया। वहीं इस धरना प्रदर्शन से उल्टा जनता को परेशानी हुई। स्कूली विद्यार्थियों को संसदीय कार्य प्रणाली से वाकिफ कराने छत्तीसगढ़ संसदीय कार्य विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मिलकर संभाग स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया। जल संसाधन परिसर के प्रार्थना सभागार को संसद का रूप देकर चयनित स्कूली बालक बालिकाओं ने कार्यवाही में अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया। 8 जिलों के 264 स्कूली बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों के सांसद के रूप में भूमिका निभाई और सदन की कार्य प्रणाली का मंचन किया। सदन की कार्यवाही के दौरान राष्ट्रहित से जुड़े गंभीर मसलों पर चर्चा की गई। पक्ष और विपक्ष के रूप में तर्क वितर्क किया और संसदीय कार्य प्रणाली से रूबरू हुए। कार्यक्रम में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। राष्ट्र सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, कृषि उपज समर्थन मूल्य, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपराध जैसे मसलों पर बच्चों ने तर्क वितर्क कर निर्णायकों को प्रभावित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिलासपुर संभाग के आयुक्त संजय अलंग, जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन ने किया। इस दौरान पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय मौजूद रहे। ये है हमारी भावी पीढ़ी जिसे आज जो कुछ बताया समझाया जा रहा है वो उस पथ पर अग्रसर है। हो सकता है इनमें से बहुत से बच्चे राजनेता बने, कुछ अलग क्षेत्रों में जाएंगे, तो इसलिए बच्चों को हमेशा प्रेरित कीजिए। इसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए। इसके साथ ही मुझे आप दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।